Namaste. I is Avian Vijay Tripathi. I am working as an assistant professor in Department of Humanities, Social Science and Journalism under the Faculty of Education and Methodology. Uh, आज एक न्यू और फ्रेश टॉपिक शुरू करेंगे हम, जो कि एंग्लो सिख वॉर का ही एक पार्ट है। अब हमने एंग्लो सिख वॉर से पहले हमने सिख धर्म का पूरा परिचय पढ़ा है, और पिछले वीडियोस में यानी पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको सिख धर्म की स्थापना से लेके और आने वाले 10 गुरुओं की कहानी, और इतना ही नहीं बल्कि हमने एक पंजाबियों यानी सिखों के एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बंदा सिंह बहादुर की कहानी भी मैंने आपको बताई कि कैसे बंदा सिंह बहादुर ने एक छोटा सा प्रयास किया था एक बड़े सिख साम्राज्य की स्थापना के लिए, लेकिन दुर्भाग्य से वो इसमें सफल नहीं हो पाए, क्योंकि उनका सामना उस टाइम पर दुनिया की एक सबसे शक्तिशाली साम्राज्य से था, जिसे मुगल साम्राज्य के नाम से हम जानते हैं। औरंगजेब की मौत के बाद भी मुगल इतने भी कमज़ोर नहीं थे कि उन्हें एक छोटा राज्य उनको चुनौती दे सके या उनका सामना कर सके। अब बंदा सिंह बहादुर के बाद के जो सिख हैं यानी जो सिख साम्राज्य है, अब हम बात करेंगे 18वीं सेंचुरी के भारत की, और हम बात करेंगे कि सिखों के महान सम्राट यानी महाराजा रणजीत सिंह की, और उसके बाद हम आगे जब लेक्चर को बढ़ाएंगे तब हम पहुंचेंगे कि कैसे एंग्लो सिख वॉर हुए और 2 युद्धों के बाद सिख के उस साम्राज्य पर जिनका कब्जा हो गया यानी कि अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया, यहाँ तक की कहानी को हम समझेंगे। आज जो हमारा नया टॉपिक है वो टॉपिक है एंग्लो सिख वॉर से पहले हम समझेंगे महाराजा रणजीत सिंह को। महाराजा रणजीत सिंह, अगर इनके टाइम पीरियड की बात करें तो 1780 से लेके 1839 यानी 1839 एडी तक। तो महाराजा रणजीत सिंह, अब जो महाराजा रणजीत सिंह है, इन्हें ये कोई ऐसे कैरेक्टर नहीं है, कोई हल्के कैरेक्टर नहीं है, इन्हें लॉयन ऑफ पंजाब कहते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो शेर ए पंजाब। अब शेर ए पंजाब कहलाना कोई छोटी बात नहीं हो सकती, सिर्फ पंजाब ही नहीं कहीं का शेर कहलाना भी कोई छोटी बात नहीं हो सकती। उसके पीछे उनके किए गए कार्य, उनके द्वारा किए गए कृत्य, ये सारे शामिल होंगे, तभी उन्हें शेर ए पंजाब जैसे टाइटल से नवाजा गया। अब हम बात करेंगे 18वीं सेंचुरी के इंडिया की, तो एक बार हम बैकग्राउंड में आते हैं। अगर हम बैकग्राउंड की बात करेंगे 18वीं सेंचुरी के भारत की, तो 18वीं जो सेंचुरी यानी कि 1707 या 8 1707 या 8 के बाद से जो इंडिया है उसकी बात कर लेते हैं। 1707 में 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई। एक महान मुगल सम्राट औरंगजेब की मौत हो गई। अब औरंगजेब की धार्मिक नीतियों ने भारत में उथल पुथल मचा रखी थी, और दक्षिण भारत को जीतने के उसके प्रयासों ने उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे दलों या फिर राज्यों को खड़ा होने का अवसर दे दिया था। वो राज्य औरंगजेब के टाइम से ही उभर कर आने शुरू हो गए थे। औरंगजेब की धार्मिक नीति ने सिखों को उनका अपना दुश्मन बना लिया, क्योंकि गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने ही मौत की सजा दी थी। सिख उसकी धार्मिक नीति, कट्टर धार्मिक नीति से परेशान होकर सिख भी विद्रोह में उतर आए थे, जो कि कुछ टाइम तक उसके यानी मुगलों के सहायक रहे थे। जाट भी यानी किसान क्षेत्र के आज के आसपास के, दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो जाट वहाँ मेजोरिटी में थे, जो कि खेती किसानी का काम करते थे। इसके धार्मिक नीति से प्रभावित होकर उन्होंने विद्रोह की भावना प्रबल हो गई। राजपूताना के राजपूत भी उसकी धार्मिक नीति से ही विद्रोह में उतर आए, और दक्षिण भारत में मराठों ने तो उसके खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया।
औरंगजेब की धार्मिक नीति ने अपने चारों तरफ कई दुश्मनों को जन्म दे दिया। अब इसी चीज में क्या हुआ कि जब 1707 में उसकी डेथ हुई, तब तक मुगल साम्राज्य एक ऐसे बारूद के ढर्रे पे बैठ गया था कि बस अब उसमें विस्फोट होना ही बचा था। 1708 में गुरु गोविंद साहब की मौत हुई और उन्होंने बंदा बहादुर को पंजाबियों यानी सिखों का नेतृत्व सौंपा कि आप मुगलों से संघर्ष करो और सिख कम्युनिटी की रक्षा करो। लेकिन 1715 यानी 1715 में बंदा बहादुर को जब मौत की सजा सुना दी गई, उसके बाद जो पंजाब था वो फिर कभी उठ के खड़ा नहीं हो पाया। एक बार आप मैप में देखिए पंजाब का, तो ये हम पंजाब है, पंजाब उस टाइम के पंजाब में, अब चूंकि दिल्ली यानी कि यहाँ पर मुगल हैं, दिल्ली में मुगल हैं, मुगलों का राज्य है, और अब मुगल अपने डिक्लाइन की तरफ यानी पतन की तरफ अग्रसर हो चुके थे। इस टाइम तक इनके सामने नए नए चैलेंजेस थे और आने वाले टाइम पर यानी नादिर शाह के आक्रमण के बाद मुगल पूरी तरह से बर्बादी में पहुंच चुके थे। यानी नादिर शाह की जो हमला हुआ था 1739 और करनाल के युद्ध में मुगल बुरी तरह से हारे और नादिर शाह दिल्ली पहुंचा और दिल्ली को उसने खूब लूटा और पूरी मुगलों की 300 वर्षों से जमा की गई संपत्ति को लूट के लेके चला गया। उसके बाद मुगल साम्राज्य कभी उभर नहीं पाया और दिन प्रतिदिन उसका पतन होने लगा। दूसरी तरफ दक्षिण भारत में मराठे भी उठ के खड़े हुए और पेशवा बाजीराव के नेतृत्व में उन्होंने एक बड़ी शक्ति हासिल कर ली और बनाए गए उनके संघों ने मुगलों के नाक में दम कर दिया। तो दक्षिण भारत से शक्तिशाली मराठों का आक्रमण अब दिल्ली बंगाल तक होने लगे थे और पंजाब तक होने लगे थे। और इसी टाइम पर अफगानिस्तान में, जो कि आधा पंजाब को लेके अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान में अहमद शाह दुर्रानी यानी अहमद शाह अब्दाली का राज्य था। अब मुगल सत्ता जब कमज़ोर हुई और ये जो पंजाब है, ये पंजाब पूरी तरह से दो साम्राज्यों के बीच में यानी दो साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच में एक बफर जोन की तरह हो गया। चूँकि मुगल अब कमज़ोर हो चुके थे, इसलिए भारत में अगर अब कोई पावरफुल सत्ता बची थी तो वो बचे थे मराठे। मराठे अब हमला करने के लिए पंजाब की तरफ भी रुख करने लगे और उनके खतरनाक हमले होने शुरू हो गए। एक तरफ अहमद शाह अब्दाली है जो पंजाब को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, उसके हमले भी पंजाब में हो रहे थे। सिखों को उभरने का मौका ही नहीं मिला, कभी मराठों के कब्जे में पंजाब आ रहा था तो कभी अहमद शाह अब्दाली के कब्जे में पंजाब आ रहा था। लेकिन 1761 ये एक टर्निंग पॉइंट की तरह हुआ, क्योंकि इस वर्ष पानीपत के मैदान में मराठों को अहमद शाह अब्दाली से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब फिर से पंजाब एक बार दुर्रानियों के कब्जे में चला गया, लेकिन इस टाइम तक अब दुर्रानी भी इतने स्ट्रांग नहीं रह गए थे। तो पंजाब की जो आर्थिक स्थिति थी और राजनीतिक स्थिति थी वो बिल्कुल बिखरी हुई थी। वहाँ पर सिखों को एक अवसर मिला था इसके बाद, क्योंकि कभी मराठों का कंट्रोल उन पे होता था। तो ये कहें कि जब मराठों का कब्जा वहाँ होता था तब थोड़ी सिखों की स्थिति ठीक होती थी, लेकिन जैसे ही पठानों का कब्जा होता था वैसे ही उनका शोषण या फिर उनका धर्म परिवर्तन का खेल शुरू हो जाता था। लेकिन इस युद्ध के बाद सिखों को एक अवसर मिला और पूरा का पूरा जो सिख राज्य है यानी कि पंजाब क्षेत्र है वो 12 मिसलों में, 12 मिसल MISL मिसल में बदल गया। यानी मिसल मतलब होता है ग्रुप ऑफ द पीपल्स यानी लोगों का समूह, और पूरे पंजाब को 12 छोटे छोटे मिसलों यानी कि ग्रुप में यानी कि क्षेत्रों में बांट दिया गया, जिसका एक चीफ हुआ करता था जो उस पूरे राज्य की कानून व्यवस्था, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को देखता था। तो इस तरह से पूरा का पूरा पंजाब 12 मिसलों में बटा हुआ था। लेकिन ये मिसल इतने शक्तिशाली नहीं थे कि वो किसी बड़ी शक्ति का सामना कर पाए, इसलिए उनको कभी एक होने का मौका नहीं मिला। और चूंकि कभी पठान और कभी मराठों का युद्ध का मैदान था पंजाब, इसलिए इनको कभी मौका मिल ही नहीं रहा था कि ये एक हो पाए, और ये एक होना भी नहीं चाहते थे। ये 12 मिसलें आपस में ही लड़ती झगड़ती रहती थी किसी किसी छोटी छोटी बातों में, आपसी एकता इनके बीच भी नहीं थी।
लेकिन कहते हैं कि जब कभी भी इन्हें बाहरी एक आक्रमणकारी यानी कि दुर्रानियों की सेना का जब सामना करना होता था तो ये सारी 12 मिसलें उस टाइम पर एक हो जाया करती थी। लेकिन जब इन्हें आपस में इनके सामने कोई बड़ा संकट नहीं होता था या बाहरी संकट नहीं होता था तब ये आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे। अब इन मिसलों में कुछ मिसलों के मैं नाम लिख देता हूं, कुछ मिसलों के नाम लिख देता हूं। तो उसमें अगर मैं पहला लिखूं तो भंगी मिसल, भंगी। दूसरा आहलू वालिया मिसल। तीसरी सुकेर चकिया मिसल। चौथी कन्हैया मिसल। और ऐसे करके 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं मिसलें थी। तो उनके नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, कुछ छोटी मिसलें थी कुछ बड़ी मिसलें थी, लेकिन ये जो 4 हैं ये सबसे पावरफुल मिसलें थी, पावरफुल मिसलें थी। अब इनमें जो सबसे अगर किसी को कहें कि सबसे पावरफुल कोई मिसल थी तो वो थी भंगी मिसल और कन्हैया मिसल। कन्हैया मिसल का कब्जा लाहौर वाले क्षेत्र में था और भंगी मिसल का कब्जा अमृतसर वाले क्षेत्र में था। इन्हीं में एक और मिसल थी सुकर चकिया। इन सुकर चकिया मिसल के जो चीफ थे वो थे महासिंह, सरदार महासिंह। कौन थे? सरदार महासिंह। अब सरदार महासिंह के घर में ही 1780 में एक पुत्र का जन्म हुआ जो कि एक लौता पुत्र था, एकमात्र पुत्र था, जिसका नाम उन्होंने रखा बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह 1780, और कहते हैं कि वो डेट थी 13 नवंबर को बुद्ध सिंह का जन्म हुआ। बुद्ध सिंह का जन्म हुआ। 1700 महासिंह की मौत हो गई, डेथ 1792 में इनकी मौत हो गई। अब ऑब्वियस सी बात है उनकी मौत के बाद उनका बेटा ही अगला रूलर बनेगा, यानी कि उस सुकरचकिया का चीफ बनेगा। तो बुद्ध सिंह को अगला चीफ बनाया गया। चूंकि अभी जो बुद्ध सिंह है उसकी एज सिर्फ और सिर्फ 12 साल है, 12 साल, सिर्फ 12 साल की उम्र है। इसलिए बुद्ध सिंह की सहायता के लिए काउंसिल बनाई गई, काउंसिल बनाई गई। और इस काउंसिल में 3 मेंबर थे। एक तो माता थी जिनका नाम था राजकौर, दूसरी उनकी सास थी मदर इन लॉ, और तीसरी उनके लाखपत राय नाम के एक दीवान थे। लाखपत राय नाम के एक दीवान थे जो उसके मेंबर थे। तो ये एक काउंसिल बनाई गई, किस लिए? ताकि ये बुद्ध सिंह को सपोर्ट कर सके, यानी कि उनकी रक्षा कर सके और काम करने में उनकी सहायता कर सके। यही बुद्ध सिंह जब चीफ बने तब इनका नाम रखा गया रणजीत सिंह। एक बार अब फिर से ध्यान से देखने वाली बात है कि जब पठानों और मराठों के बीच का युद्ध क्षेत्र जब पंजाब बना हुआ था तब पूरा पंजाब मिसलों में बट गया। वो मिसल लोगों के समूह यानी क्षेत्रों में बटे हुए समूह होते थे और उनका एक चीफ होता था जो उस मिसल का नेतृत्व करता था। वो मिसल आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे, लेकिन अगर कोई उन सबका कोई एक कॉमन दुश्मन हो, जैसे कि दुर्रानी थे अफगानिस्तान के, तब वो सारे मिसल एक होके युद्ध लड़ते थे। अब उन सभी 12 मिसलों में यानी बटा हुआ जो पंजाब था, पंजाब जो इन 12 भागों में बटा हुआ था, उनमें कुछ 4 मिसलों के मैंने नाम लिखे हुए हैं। एक है भंगी मिसल जो कि अमृतसर इन्हीं के कब्जे में था। दूसरे हैं आहलूवालिया मिसल, ये भी काफ़ी पावरफुल थे। तीसरे हैं सुकार चकिया मिसल, ये सुकर चकिया मिसल, ये भी पावरफुल थे। और कन्हैया मिसल, और इनके कब्जे में लाहौर वाला क्षेत्र इन्हीं के पास था। इन्हीं में से एक था सुकर चकिया मिसल। अब मैंने आपको बताया सुकर चकिया मिसल के जो चीफ थे वो महासिंह थे। महासिंह को एक ही बेटा पैदा हुआ जिनका नाम उन्होंने बुद्ध सिंह रखा, और उसकी डेट है पैदा होने की 13 नवंबर 1780। वहां पर 1792 में जब महासिंह की डेथ हो गई तो बुद्ध सिंह को 12 साल की उम्र में सुकर चकिया मिसल का चीफ बनाया गया। अब वो चूंकि 12 साल बहुत ज़्यादा उम्र नहीं होती, वो बच्चा अब
मिसल का रूल कैसे संभालेगा। तो ये तय किया गया कि एक काउंसिल बनाई जाएगी। अब काउंसिल बनाई गई उसको सपोर्ट करने के लिए, सहायता करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। उसमें उनकी माता थी, मदर राज कौर नाम था उनका, और उनमें उनकी मदर इन लॉ भी थी, और उनके तीसरे मेंबर थे लाखपत राय, जो कि उनके पिताजी के काफ़ी विश्वसनीय थे, और ये दीवान के पोस्ट पर भी थे। उस टाइम पर सुकरचकिया मिसल में दीवान के पोस्ट में थे। इन तीनों को मिला के काउंसिल बनाई गई, किसको, बुद्ध सिंह यानी रणजीत सिंह को सपोर्ट करने के लिए। यहां तक अब बात समझ आ गई होगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। अब चलते हैं आगे। अब जो रणजीत सिंह है, नाउ ही इज द चीफ ऑफ सुकरचकिया मिसल, और 12 साल की उम्र में ही ये चीफ बन चुके हैं। जैसे ही 4-5 साल गुजरे, 1797 में इन्होंने मिसल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर कर ली, अपने हाथ में ले ली इन्होंने मिसल की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये बन गए सुकरचकिया मिसल के प्रमुख। अब इन्होंने क्या किया कि इस जो लड़ते झगड़ते जो मिसल थे, उन्होंने ये तय किया कि इन सभी मिसल को जोड़ा जाए और एक बड़े राज्य का निर्माण किया जाए। धीरे धीरे करके बुद्ध सिंह यानी रणजीत सिंह ने उन 11 मिसलों को जीत लिया। कुछ मिसल ऐसी थी कि कुछ मिसल आई तो उन्होंने खुद ही सपोर्ट कर दिया, और रणजीत सिंह के झंडे के तले उनको लड़ने में गर्व महसूस होने लगा। कुछ मिसलें ऐसी थी, जो बड़ी मिसलें थी, पावरफुल थी, वो इनके विरोध में खड़ी हो गई। लेकिन इनके लीडरशिप और नेतृत्व क्षमता ने उन मिसलों को भी अपने साथ मिलाने में सफलता हासिल कर ली, और 1799 तक जब उनके हाथ में लाहौर लग गया, तब तक पूरी मिसलें 1799 में भंगी मिसल से उनको लाहौर मिल गया। सॉरी, एक मिनट, कन्हैया मिसल से उन्हें लाहौर मिल गया, और भंगी मिसल से उन्होंने अमृतसर ले लिया, और इस तरह से उन्होंने लाहौर को अपनी राजनीतिक राजधानी बनाई, यानी पॉलिटिकल कैपिटल बनाया, और अमृतसर को उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक राजधानी का निर्माण किया, और इस तरह से उन्होंने एक पंजाब का निर्माण किया, और सभी मिसलों को अपने झंडे की तरह के नीचे जोड़ने में उन्हें सफलता मिल गई। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि जो रणजीत सिंह थे, उनकी जो लेफ्ट आई है, लेफ्ट आई जो बाहिनी आई, बाई आंख है, वो ब्लाइंड थे उससे, यानी उससे उनको बाई आंख से दिखता नहीं था। उसके पीछे का जो रीजन है, उन्हें स्मॉल पॉक्स हुआ था। स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी उनके बचपन में ही हो गई थी, और वो ऐसे नहीं हुई थी कि अचानक हो गई थी। वहाँ स्मॉल पॉक्स फैला हुआ था, और वो लोगों की सेवा करते करते इसके कांटेक्ट में आए, और उन्हें भी स्मॉल पॉक्स हो गया, क्योंकि ये छुआछूत से होने वाली बीमारी है। स्मॉल पॉक्स होने के बाद उनके बॉडी में धब्बे आ गए, दाने, दाग पड़ गए, जैसे गहरे गहरे दाग होते उनके पूरे चेहरे पे। तो उनका पूरा चेहरा और पूरी बॉडी भद्दी हो गई थी, और उनकी लेफ्ट आई भी इसके कांटेक्ट में आने की वजह से, जिसकी वजह से उसकी रोशनी चली गई, और उनकी एक आँख से वो बचपन से ही काने हो गए थे या ब्लाइंड हो गए थे। इनकी, रणजीत सिंह की कहते हैं कि हाइट 5'3" या 5'4" से ज़्यादा नहीं थी। 5'3" या 5'4" से ज़्यादा उनकी हाइट नहीं थी, यानी कि वो नाटे कट के थे, ज़्यादा कद के थे, ज़्यादा लंबे भी नहीं थे, कुछ इतिहासकार बताते हैं। और उनकी एक आंख भी ठीक नहीं थी, यानी उनका पूरा शरीर एक तरह से कह दें कि मतलब इतना खूबसूरत उनको हम नहीं कह सकते। लेकिन कई बार हमें बाहरी हमारे दिखावे से बेहतर हमारे अंदर की क्षमताएं होती हैं, हमारे गुण होते हैं, जो बाहरी आवरण को ढक देते हैं। वो एक बहुत बड़े रणनीतिकार और योद्धा और संयोजनकर्ता थे, लोगों को साथ में लेके चलने वाले थे। और रणजीत सिंह ने एक सेकुलर स्टेट, जो सबसे इम्पोर्टेंट इनके राज्य के बारे में है, तो रणजीत सिंह ने जो स्टेट बनाया था उसको सेकुलर स्टेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनके राज्य में सभी धर्म के लोगों को एक बड़ी पोजीशन दी गई थी। जैसे कि इनके जो विदेश मंत्री थे, विदेश मंत्री जैसे इंपॉर्टेंट पोस्ट पे इन्होंने मुस्लिम को अपॉइंट किया हुआ था। हालांकि इनका पूरा जीवन अफगानियों से लड़ने में ही निकल गया, लेकिन जो इनका विदेश मंत्री था अजूजुद्दीन, वो मुसलमान था, और उसने पूरी वफादारी से रणजीत सिंह का साथ दिया था। अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि कैसे रणजीत सिंह ने सिख एम्पायर का निर्माण किया। अब आप देख रहे हैं कि इस टाइम तक अगर भारत की बात की जाए,
भारत की अगर बात की जाए तो 1818 में मराठे ईस्ट इंडिया कंपनी से हार गए और इस टाइम तक सिर्फ और सिर्फ पंजाब को छोड़कर संपूर्ण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा लहरा रहा था। यानी विदेशी कंपनी जो कि व्यापार करने आई थी, उसने भारत की सबसे पावरफुल डायनेस्टी यानी कि साम्राज्य मुगलों को भी हरा दिया और साथ में उभरते हुए मराठों को भी हरा के लगभग संपूर्ण भारत में उन्होंने 1818 तक भारत पे कब्जा कर लिया। लेकिन उनके राज्य से एक ही राज्य बाहर था, वो है पंजाब, और पंजाब उनके राज्य से बाहर था। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे अंग्रेजों और पंजाब यानी रणजीत सिंह दुनिया की दो बड़ी सेनाओं का नेतृत्वकर्ता बनते हैं। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसके पास एशिया की सबसे पावरफुल आर्मी है, और दूसरी तरफ पंजाब राज्य है यानी रणजीत सिंह है, और रणजीत सिंह के बाद पास एशिया की दूसरी सबसे पावरफुल आर्मी है। और दो सुपर पावर्स के बीच में युद्ध नहीं होता। इसको कैसे समझेंगे कि आज वर्तमान में अगर देखें तो अमेरिका और रूस दो बड़े सुपर पावर है। अगर इकोनॉमी में बात करें तो दोनों का कोई तोल नहीं है, यानी कि अमेरिका यहाँ है तो रूस यहाँ है। लेकिन अगर मिलिट्री पावर की बात करें तो दोनों काफ़ी पावरफुल देश हैं और इनमें डायरेक्ट वॉर होने की संभावना 0.0001% ही है। इसलिए दो पावरफुल देश एक दूसरे देश को माध्यम बना सकते हैं या कोई दूसरा रीजन ढूंढ सकते हैं एक दूसरे को छोटा दिखाने के लिए या एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन दो पावरफुल यानी सुपर पावर्स डायरेक्ट वॉर पे इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि अमेरिका के पास अगर वर्तमान में 5200 परमाणु बम है तो रूस के पास वर्तमान में 5800 परमाणु बम है, और वो कहीं से भी उसकी सेनाएं अमेरिका से कम नहीं है। यानी कि दोनों देश अगर युद्ध में इन्वॉल्व होते हैं तो कौन जीता कौन हारा इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकेगा, और शायद तबाही ऐसे मंजर पर पहुंचेगी कि जीवन भी खतरे में आ जाएगा। तो उसी टाइम पर पंजाब एशिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना का नेतृत्व कर रहा था और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो भारत को गुलाम बना चुकी थी, और इन दोनों राज्यों के बीच में युद्ध न होने की संभावना बहुत ज़्यादा थी। यानी कि युद्ध में ये दोनों देश उलझना नहीं चाहते थे। एक तरफ महाराजा रणजीत सिंह थे, वो जानते थे कि एक तरफ उनके सामने अफगानिस्तान के पठान हैं और दूसरी तरफ उनके सामने ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों की एक ट्रेंड आर्मी सुदृढ़ सेना है। उनको पंजाब एक तरफ पठानों से भी निपटना था, दूसरी तरफ अंग्रेजों से भी निपटना था, इसलिए वो उस आर्मी की इंपॉर्टेंस समझते थे। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले अपने राज्य के अंदर एक धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापित किया ताकि राज्य में रहने वाले सभी लोग सुख और समृद्धि के साथ रह सके और विपरीत परिस्थितियों में रणजीत सिंह की सहायता कर सके। आने वाले समय में उन्होंने, चूंकि ये वही टाइम है 1797 से 1815 का टाइम है जब फ्रांस में एक सम्राट का उद्भव हुआ जिसे नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से जानते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट से रणजीत सिंह काफ़ी प्रभावित थे और वो उन कहानियों को पढ़ने और सुनने में काफ़ी दिलचस्पी रखते थे। इसलिए जब 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट को हरा के वाटरलू के मैदान में भेज दिया गया तो उसके बाद जो वहाँ से जो फ्रेंच थे वो जब भाग के वो पहुँचे पंजाब, और उन्हीं फ्रांसीसियों ने पंजाब की सेना को सुदृढ़ और मॉडर्न करने में रणजीत सिंह की सहायता की। उन्होंने अपनी सेना को कई टुकड़ियों में बांटा जिसको एक फ्रेंच कमांडर लीड करता था। उनकी शारीरिक दक्षता बढ़ाई गई, साथ में वेपन्स बनाने के नए नए कारखाने लगाए गए, रॉ मटेरियल फ्रांस से मंगाए गए और पूरी तरह से एक तोपखाने का निर्माण किया गया। और आने वाले समय पर उन्होंने एक बेहतरीन सेना का निर्माण कर लिया जो कि एशिया की दूसरी पावरफुल सेना बन चुकी थी। अब अगले लेक्चर में हम समझेंगे कि कैसे महाराजा रणजीत सिंह पठानों को चिट कर देते हैं और दूसरी तरफ अंग्रेजों की हिम्मत नहीं होती कि वो पंजाब पर रणजीत सिंह के जिंदा रहते वो हमला करने की चेष्टा कर सके। आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे कि रणजीत सिंह के बाद कैसे थोड़े ही समय में सिख साम्राज्य बिखर सा गया और किस तरह से दूसरे एंग्लो सिख वॉर में सिख साम्राज्य का पतन हो गया और भारत यानी कि पंजाब को भी सिख साम्राज्य में मिला लिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के टेरिटरी में मर्ज कर लिया गया और पूरी तरह से सिख साम्राज्य समाप्त हो गया। ये हम अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।